हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर ब्लड डेमन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ आप सबको कैसा लग रहा है। गाइस, अभी मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ, इसीलिए रेगुलरली मैं लव विथ डेमन किंग शेयर नहीं कर पाऊँगी। एक दिन बाद एक दिन मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। सामने मेरे भाई का स्कूल एनुअल फंक्शन है, तो मैं अभी उसमें थोड़ी सी बिज़ी हूँ। तो जैसे ही फ्री होंगी वैसे ही मैं डेली अपलोड कर दूँगी। और कल जो लव विद डेमन किंग है उसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा, लेकिन आज मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी अपने सेना को लेकर यिलिंग पहुंच गया था और बाकी सारे क्लैंस अपने अपने राजकुमार और सेनाओं को भेज दिया था यिलिंग में। सारे अल्फाज मिलकर पहले डिसाइड करते हैं कि यिलिंग के आसपास जितने भी गांव हैं, वहां पर जितने भी लोग बचे कुचे हैं, उन्हें सुरक्षित यिलिंग से बाहर ले जाया जाए, किसी और सेक्ट, जियांग सेक्ट या नी सेक्ट में रखा जाए, क्योंकि यिलिंग से सबसे करीब जियांग सेक्ट और नी सेक्ट है। मतलब एकदम करीब यिलिंग के बाद वेन सेक्ट है, लेकिन वेन सेक्ट में रखना सही नहीं होगा। वेन सेक्ट में आए दिन जो कठपुतलियाँ है वो हमला करते रहते हैं, इसलिए वो सेफ नहीं है। तो उन्हें जियांग सेक्ट और नी सेक्ट रखा जा रहा था। सारे अल्फाज राजकुमार अपने काम को एकदम बखूबी करते हैं। ऑब्वियसली वंशु और जो जिन जिशुन है, उन दोनों ने अपना जोर आजमाया था। किसी से ऐसे जाके पोलाइटली नहीं बोला था कि आप लोग हटिए, यहाँ पर खतरा है, यहाँ से आप लोगों को जाना होगा। उन्होंने तो बस जोर आजमाया था, लेकिन उन्होंने भी अपना काम कर लिया था। उसी के साथ एक छोटा सा गुट जो वैद्य थे, वहाँ पर सारे लोग औषधि को लेकर बहुत ही ज़्यादा जानकारी रखने वाले थे। उस गुट में ज़्यादा लोग नहीं थे, 20 से 25 लोग थे जो सभी हीलर्स थे। और वहाँ पर उस गुट में सारे के सारे बुजुर्ग लोग थे, और मतलब जितने भी लोग थे वो यंग नहीं थे, बस 2 ही लोग यंग थे। वो एक जो उस गुट का लीडर है और एक ओमेगा है वेनचिंग, और दूसरा वेनचिंग का यंगर ब्रदर वेनिंग जो एक बीटा है। उस गुट में एक बच्चा और एक मदर भी थी। उन दोनों को वहाँ से जियांग सेक्ट भेज दिया गया था सेफ्टी को देखकर। अब हम आगे देखते हैं। वांग जी जो कि रात को अपने क्लैन में पत्र भेज देता है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। उसने अपने अंकल को एक पत्र भेजा था और विंग के लिए एक पत्र भेजा था। सुबह निये मिंजू ने डिसाइड किया कि सभी आज दफन टेली में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे राजकुमार थे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश था। वो कह रहे थे कि वो लड़ पाएंगे। ये कौन सा बड़ी बात है, ये एक शक्ति है, कोई इंसान थोड़ी है, और शक्तियों को आसानी से काबू किया जा सकता है। उनको ये पता नहीं ये कैसे थॉट उनके अंदर था, लेकिन निये मिंजू चाहते थे कि सारे जो भी अल्फाज ये सोच रहे हैं कि वो येनलोहा को काबू कर सकते हैं, उनके घमंड को तोड़ना चाहिए, जिससे वो रियलिटी में आए और अच्छे से लड़े। इसीलिए निये मिंजू ने कहा कि आज हम सभी एक साथ दफन टेली में जाएंगे। वांग जी, जिन जुशवान और जियांग चंग ने भी एग्री किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राजकुमार थे जो अपने आप को बहुत ही 30 मार खास समझ रहे थे। तो अब वो सभी सुबह अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके निकल गए थे दफन टेली की तरफ। अभी सुबह था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सारे राजकुमार अपने अपने सैनिकों के साथ दफन टेली के तरफ जा रहे थे ना, उनको अंधेरा सा महसूस होने लग गया था। दफन माउंटेन के आसपास जैसे कोहरा है। सभी जैसे दफन टेली में पहुँचे ना, उनको ऐसा लगने लगा कि अभी शायद रात हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। दफन टेली का जो इन्वायरमेंट है ना, वो ऐसे ही हो गया था। हर एक पेड़ पौधा एकदम सूख के काला पड़ गया था, और जो बैरियर बनाया गया था, जो बैरियर महागुरु लैन ई और महागुरु कांग्से सरन ने मिलकर बनाया था, वो बैरियर एकदम ब्लू कलर का था। जितने भी राजकुमार उछल रहे थे ना कि वो लड़ लेंगे, येनलोहा से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, सब बस ऐसे ही डरा रहे हैं, जो ऐसे बड़े बड़े बातें कर रहे थे, उनका अब सच में हालत ख़राब होने लग गया था। कुछ तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। जितने वो उस बैरियर के करीब जा रहे थे, उतने ही लोग ज़्यादा डर रहे थे। वांग जी वो भी पहली बार यहाँ पर आया है और वो ये देख रहा है। उसने पहले अंकल से और शिचनगा से सुना है दफन टेली का जो बैरियर है इसके बारे में। इस बैरियर से वांग जी को स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रहा था। एक
एनर्जी को तो वांगजी पहचानता है क्योंकि वो एनर्जी महागुरु लैन ई की थी। दूसरा एनर्जी ऑब्वियसली महागुरु बाओसन शरण के होंगे। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वांगजी अच्छी तरीके से फील कर पा रहा था। इतने सालों बाद भी ये फील किया जा सकता था। लेकिन जितने करीब वो लोग जा रहे थे, वांगजी, नीमिंजू, जितने भी कल्टिवेटर्स थे ना, उनको ये महसूस होने लग गया था कि यहाँ पर जो डेमोनिक ऑरा है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सभी बैरियर के पास आ गए थे, लेकिन कोई भी बैरियर के करीब नहीं गया था। नीमिंजू ने सबको मना कर दिया था, बैरियर से दूर रहने के लिए कह दिया था। जैसे ही बैरियर के पास सभी पहुँचे तो सभी ने देखा कि वो जो दूर से दिख रहा था ना, एक नील बैरियर, मतलब एक स्काई ब्लू कलर का जो बैरियर सबको दिख रहा था, वो नीचे से कितना भयानक हो रहा है, क्योंकि नीचे से बैरियर में हज़ारों दरारें आ गए हैं और उन दरारों से एक अलग सा ही स्मोक निकल रहा है जो इस पूरे दफन टेली को घेरे हुए हैं। और साथ में उन बैरियर से कुछ अलग ही रोशनी निकल रहा था जो कि एकदम डार्क ब्लड रेड था, जो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। वो देखकर ही बहुत सारे कल्टिवेटर्स, बहुत सारे डिसिपल्स जो सैनिक थे ना, वो डर से थरथरा कर कांप रहे थे। कल्टिवेटर्स, जो छोटे मोटे कल्टिवेटर्स थे ना, उन्हें महसूस हो रहा था कि यहाँ का जो हवा है वो कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, सांस भी नहीं लिया जा रहा था। और कंटिन्यू कोई बहुत बड़ा फोर्स कंटिन्यू बार बार इस बैरियर पर धक्का दिया जा रहा था, जैसे कि कुछ बड़ा, कुछ बहुत ही खतरनाक इस बैरियर के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा है, जो अगर एक बार निकल पाया तो पूरे दुनिया को, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को ख़त्म कर देगा। वंशु जो डर चुका था, लेकिन वो अपने डर को ऐसे नहीं दिखाना चाहता। उसने देखा कि लान वांगजी, नियमेंजो, जिन जुशान, जियांग चंग वो एकदम अपना सीना तान के खड़े थे, उनके आंखों में डर नहीं था। ये देखकर वंशु ने खुद को संभाला और वो आगे गया। नियमेंजो ने कहा, राजकुमार वैन, रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते। वंशु ने कहा, नियमेंजू, आप हमें रोक नहीं सकते, हम लड़ने आए हैं येनलोआ से, देखने नहीं उसे। ये बोलते हुए वंशु आगे निकल गया था। वंशु एकदम बैरियर के करीब चला गया था। वो चल भी नहीं पा रहा था, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कोई फोर्स उसे खींच रहा है बैरियर की तरफ। वो खुद को कंट्रोल किए हुए बहुत ही मुश्किलों से खड़ा हुआ, एकदम बैरियर के करीब जाके वो खड़ा हुआ। बैरियर और वंशु के बीच मतलब एक हाथ का दूरी ही बचा था। वंशु को इतना तकलीफ हो रहा था, उससे महसूस हो रहा था कि कोई उसके अंदर से उसका गोल्डन कोर, उसका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, सब कुछ कोई बेरहमी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। बट फिर भी वंशु खुद को बड़ा दिखाना चाहता था, वो खुद को सबसे ताकतवर दिखाना चाहता था। इसलिए वंशु ने वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल हथियार से, मतलब अपने तलवार से वार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका जो तलवार है ना, वो टुकड़ों में, एकदम टुकड़ों में अलग हो गया था। वंशु बहुत हैरान हो गया था, उसे यकीन नहीं हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। ये शक्ति, ये लोहा अपने आप को समझता क्या है। और वंशु को ऐसा भी लग रहा था कि अगर वो अभी अपना तलवार उसने खोया है और अभी अगर वो यहाँ से हट जाए तो सारे लोग उस पर हंसेंगे। इसलिए वंशु को बहुत गुस्सा आ रहा था। वंश हमेशा से डार्क कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हुए आए हैं। हालांकि वो हमेशा अपने आप को, अपने डार्क कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने को पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से छुपाते हुए ही आए हैं। तो अभी किसी को यहाँ पर पता नहीं है कि वंशु को डार्क कल्टीवेशन आता है। बट वंशु को इतना गुस्सा आया ना, वंशु ने अपने डार्क कल्टीवेशन का ही यूज़ किया और बैरियर पर वार किया। जैसे ही वंशु ने बैरियर पर वार किया ना, नियमिंजो चिल्ला उठते हैं और कहते हैं, राजकुमार वैन, ये आपने क्या किया। लेकिन वंशु कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक बड़ा धमाका हुआ। बैरियर के बाहर ही वो धमाका हुआ था। उस धमाके ने वंशु को बहुत दूर, बैरियर से बहुत दूर फेंक दिया था। वंशु लगभग सारे जो डिसिपल्स खड़े थे, जो राजकुमार खड़े थे, लान वांगजी, नियमिंजू, जितने भी लोग खड़े थे ना, उनसे भी बहुत दूर जाके फेंका था। वंशु के नाक और मुंह से खून निकल रहा था। कुछ वंश जाके वंशु को पकड़ते हैं। नियमिंजू और बाकी सभी, वांगजी भी देखने लगता है कि क्या हुआ है, बैरियर को देखने लगते हैं।
धमाके के कारण बैरियर के उस जगह पर धुआं था। कुछ देर बाद वो धुआं जब साफ हुआ तब देखा गया कि वहाँ पर एक और दरार। निये मिंजो ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो गया? राजकुमार वैन, आपने इस बैरियर के ऊपर डार्क कल्टीवेशन का यूज़ किया? आपने ये कैसे कर लिया? अब हम इस दरार को ठीक नहीं कर पाएंगे। पहले से जितने भी दरार बने थे उनको ठीक नहीं किया जा रहा था और ऊपर से आपने एक और दरार। वहाँ पर सभी वंशु के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं सकते। वंशु का हालत ऐसा नहीं था कि वो अभी कुछ समझने की हालत में नहीं था, वो बेहोश हो गया था। उसका पूरा शरीर एकदम जख्म से भर गया था। लेकिन वांगजी ने कुछ नोटिस किया और वांगजी ने जल्दी से अपना बेचन निकाल लिया। वांगजी को ऐसा करते देखकर नी मिंजू ने भी सामने देखा। वो हैरान हो गए थे उस दरार से जो अभी वंशु ने क्रिएट किया था। उस दरार से बहुत ही तेज़ी से ब्लैक स्मोक बाहर आ रहा था और वो ब्लैक स्मोक इधर उधर मतलब हवा में नहीं फैल रहा था। वो ब्लैक स्मोक सीधा ज़मीन के अंदर घुस रहा था और कुछ ही देर में ज़मीन फाड़ कर मुर्दे बाहर आ रहे थे, कठपुतलियाँ बाहर आ रहे थे। ये भयानक था, बहुत ज़्यादा भयानक था। कुछ सैनिक डर के मारे पीछे हट गए थे, लेकिन वांगजी, जियांग चैंग, निये मिंजू, जिन जुशान ये सभी और बाकी के और जो कल्टीवेटर्स आए थे वो सभी तुरंत उन कठपुतलियों से लड़ने लग गए थे। वो कठपुतलियाँ एक के बाद एक आए जा रहे थे, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिस स्पीड से वो ब्लैक स्मोक मिट्टी के अंदर घुस रहा था उसी स्पीड से जैसे कठपुतलियाँ मिट्टी को खोद कर बाहर आ रहे थे। और ये चीज़ें कुछ लोगों को डरा भी रहा था, लेकिन कुछ लोग जो हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ वहाँ पर लड़ रहे थे। अभी किसी को ब्लेम करने का समय नहीं है, अभी बस लड़ने का समय है। इसीलिए सभी लोग अभी लड़ रहे थे। कुछ वंशु को वहाँ से उठाकर ले गए थे क्योंकि वंशु बेहोश हो गया था, वो ज़ख्मी हो गया था। वंशु को कैंप में लाने के बाद तुरंत ही उसका इलाज शुरू कर दिया गया था। वेंचिंग ने वंशु का इलाज शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ निये मिंजू, जियांग चैंग, वांगजी, जिन जुशान, जिन जिशुन ये सभी हाँप रहे थे। बाकी के लोग भी हाँप रहे थे क्योंकि लगभग पूरा दिन गुजर गया था, लेकिन अभी भी ये कठपुतलियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था और ना ही वो दरार, उसको कुछ किया जा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर ये सब कुछ चलता ही रहेगा, कठपुतलियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगे और ये लड़ाई शायद जब तक कल्टीवेटर सारे मर नहीं जाते तब तक ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ये और नहीं चलने दिया जा सकता। वांगजी ने अपना तलवार छोड़कर गुचिन को बुलाया था। वो गुचिन प्ले कर रहा था। गुचिन कठपुतलियों पर बहुत ज़्यादा असर दिखा रहा था, बहुत ही ज़्यादा। एक एक बारी में बहुत सारे कठपुतलियाँ उस गुचिन के आवाज़ से, उस गुचिन के पावर से मर रहे थे। वो म्यूज़िक सच में काम कर रहा था। वांगजी ने ये म्यूज़िक बहुत ही स्ट्रेंजली सीखा था, वो भी किसी बुक से नहीं, उसी कोल्ड केव से सीखा था। वांगजी को थोड़ा सा होप दिख रहा था, इसलिए वांगजी ने निये मिंजू से कहा, सेनापति निये, मदद कीजिए। निये मिंजू समझ गए थे। निये मिंजू और बाकी कुछ निये जो अच्छे कल्टीवेटर्स है वो वांगजी को घेर कर खड़े हो गए थे और वो लड़ रहे थे। वांगजी गुचिन को प्ले करते हुए धीरे धीरे उस दरार के पास जा रहा था। उस बैरियर में जो दरार वंशु ने क्रिएट किया था उसके पास जा रहा था। निये मिंजू और बाकी के लोग ये फील कर पा रहे थे कि उस म्यूज़िक के कारण उस दरार से जो बहुत ही तेज़ी से ब्लैक स्मोक निकल रहा था और मिट्टी में एकदम समा जा रहा था, वो स्मोक धीरे धीरे कम होने लग गए थे। निये मिंजू ने कहा, राजकुमार लैन ये काम कर रहा है। वांगजी के दिल में बहुत ज़्यादा होप आने लग गया था। वांगजी कहता है, शायद मैं इस दरार को भी बंद कर पाऊँ। ये कहते हुए वांगजी और भी करीब जाने लग गया था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वांगजी और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जैसे कि कोई फोर्स है जो वांगजी को उस बैरियर से दूर करने की कोशिश कर रहा था। वो वांगजी को उस बैरियर के पास भी जाने नहीं दे रहा था और वो फोर्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो नेगेटिव फोर्स था। ये वांगजी, निये मिंजू, बाकी के कल्टीवेटर्स जो वांगजी को घेर कर थे उन्हें महसूस हो रहा था। वांगजी जो कि अब थक चुका था, इतनी देर तक
अपने स्पिरिचुअल पावर के थ्रू ये म्यूज़िक प्ले करना ये आसान नहीं है। इसीलिए वांगजी थक चुका था, लेकिन वो रुक नहीं सकता है। अगर वो रुक गया तो एक बार फिर से वही शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से ढेर सारे मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे, ढेर सारे कठपुतलियाँ तैयार हो जाएंगे फिर से, और उन्हें फिर से लड़ना पड़ेगा। अभी के लिए ये दरार बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सोचते हुए वांगजी अपने ऊपर हिम्मत करता है और आगे बढ़ने लगता है। बाकी के कल्टीवेटर्स वांगजी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन निये मिंजू ने वांगजी का साथ नहीं छोड़ा। निये मिंजू, उन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था, उन्हें भी तकलीफ़ हो रहा था। वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन वो वांगजी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो वांगजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, वांगजी को प्रोटेक्ट करते हुए। क्योंकि वांगजी म्यूज़िक प्ले कर रहा था ना। थोड़ी दूर और जाने के बाद वांगजी ठहर गया था। उसके दिमाग में कुछ आया। उसका दिमाग अभी तक एकदम ब्लैंक था। उसे बस यही सोच में आ रहा था कि वो क्या करे क्या करे क्या करे। वांगजी यही सोच से जा रहा था और म्यूज़िक प्ले किया जा रहा था। लेकिन अभी वांगजी के दिमाग में कुछ आया। वांगजी ने निये मिंजू से कहा, ब्रदर नी, अपने बादशाह का यूज़ कीजिए। निये मिंजू ने हैरानी से वांगजी की तरफ देखा और बोला, कैसे? वांगजी ने कहा, एक साथ वार करते हैं, गुचिन और आपका बादशाह। ये कहते हुए वांगजी ने तैयारी शुरू किया। वांगजी एक गहरा सा ब्रेथ लेता है। उसके आंखों के सामने विंग का चेहरा आया। वांगजी ने बस अपने आंखों को बंद कर लिया। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे पता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि बादशाह और जो गुचिन है, इन दोनों का पावर एक साथ कंबाइन होके जब उस दरार के ऊपर पड़ेगा तो कुछ भी हो सकता है। वो दरार एक पल के लिए बंद भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो दरार और भी ज़्यादा बड़ा हो जाए, एकदम पूरा जो ये बैरियर है यही टूट जाए। ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर ये बैरियर टूट गया तो आज यहाँ से कोई ज़िंदा वापस नहीं जा पाएगा। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड एक एक करके सब मर जाएंगे। ना वांगजी जिंदा रह पाएगा, ना ही वांगजी अपने अपनों को, ना ही अपने विंग को जिंदा रख पाएगा। लेकिन कोशिश तो उसे करना होगा। कुछ भी हो जाए, जिए या मरे, उसे कोशिश करना होगा। ये सोचते ही वांगजी ने अपने गुचिन को तैयार किया। निये मिंजू ने भी अपने बादशाह को तैयार किया और उन दोनों ने मिलकर एक साथ बादशाह और गुचिन के पावर को कंबाइन करके उस दरार के ऊपर दिया। वो इतना ज़्यादा फोर्स था ना, मतलब गुचिन और जो बादशाह है उन्हें वांगजी और निये मिंजू कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि कोई चीज़ है जो गुचिन और बादशाह में जितना भी स्पिरिचुअल पावर है उसे अपने अंदर सक कर रहा था। एक पल के लिए वांगजी और निये मिंजू इन दोनों के दिल में ही ये ख्याल आया कि ये बैरियर टूटने वाला है, लेकिन बहुत ही हैरानी से वो बैरियर नहीं टूटा था। हालांकि गुचिन का एक स्ट्रिप ज़रूर टूट गया था और गुचिन बंद हो गया था। बादशाह में भी दरारें आ गए थे, लेकिन वो बैरियर वो बंद हो गया था। वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ था। उस बैरियर के ऊपर एक और बैरियर तैयार हो गया था जो निये मिंजू और वांगजी के स्पिरिचुअल एनर्जी से बनाया गया था। वो उस ब्लैक स्मोक को रोक नहीं पा रहा था। वो जो बैरियर अभी निये मिंजू और वांगजी ने मिलकर बनाया ना, वो ब्लैक स्मोक को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन ब्लैक स्मोक बहुत ही कम बाहर आ रहा था, बहुत ही कम। ये फिर भी सही है, इसे संभाला जा सकता है, लेकिन पहले जो था वो संभालने लायक नहीं था। सारे जो कल्टीवेटर्स थे ना वो बैठ गए थे। वो सच में अपने अपने जगह बैठ गए थे, क्योंकि वो थक गए थे। पूरा दिन अनगिनत हर एक ने शायद 100-150 से भी ज़्यादा कठपुतलियों के साथ लड़ाई किया और उन्हें मारा। और वांगजी, निये मिंजू, जंगशा, जिन जुशान, इन लोगों ने हज़ारों के तादाद में उन्हें मारा है। वांगजी और निये मिंजू जो कि हाँप रहे थे बहुत बुरी तरीके से। ना ही वांगजी के अंदर इतना स्ट्रेंथ था कि वो उठे। वांगजी और निये मिंजू दोनों घुटनों पर बैठे हुए थे। उन दोनों के अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि वो उठे। जल्दी से जंगशा, जिन जुशान और कुछ और डिसिपल्स जाके वांगजी और निये मिंजू को वहाँ से उठाते हैं और वहाँ से लेकर टेंट में, उनका जो टेंट है ना, दफन टेली के नीचे जो टेंट बनाया गया था वहाँ पर लेकर आया गया। टेंट में जो सैनिक पहले से थे, मतलब जो सैनिक उनके साथ सारे राजकुमारों के साथ सुबह नहीं गए थे, टेंट में रुक गए थे, वही सैनिक अभी
दफनटेली में जाएंगे और दफनटेली के जितने भी और जो कठपुतलियाँ अभी भी तैयार हो रहा है ना, वो जो स्मोक है वो बाहर आ रहा था तो अभी भी तैयार हो रहे थे। हाँ, पहले की क्वांटिटी में उतना नहीं, बहुत ही कम हो रहा था। पहले अगर एक बारी में 100-150 कठपुतलियाँ आ रहे थे, उसी जगह अभी एक बारी में 10-12 कठपुतलियाँ ही आ रही है। तो वो जो सैनिक है वो संभाल लेंगे। तो वो सैनिक वहाँ पर चले गए थे। कुछ ही देर बाद नीलमंजू, जो कि अपने आप को संभाल चुके थे, उन्होंने अपने बादशाह को पकड़ा और बोला, मुझे जाना होगा। वहाँ पर वो सैनिक अकेले हैं, उन्हें एक लीडर का ज़रूरत है। वहाँ पर जियांगचंग और जिन जुशान ने नीलमंजू को रोक लिया और वांगजी भी जाने के लिए तैयार था, तो वांगजी को भी रोक दिया और बोला, राजकुमार वांगजी और कुल प्रमुख नहीं है, आप लोग यहाँ पर आराम कीजिए, हम उतने ज़्यादा नहीं थके हैं, तो आज रात हम दफनटेली में रहेंगे। ये बोलकर जियांगचंग और जिन जुशान दफनटेली में पहुंच गए थे। दूसरी तरफ टेंट में सभी आराम कर रहे थे। वांगजी भी अपने टेंट में था। वांगजी को आज पहली बार महसूस हुआ कि डर क्या होता है, डर कितना खतरनाक होता है। वांगजी इस बारे में नहीं डर रहा था कि वो मर जाएगा, उसे मरने का डर नहीं है, उसे तो बस डर है तो अपने बाउबे से दूर होने का डर है। उसे अगर डर है तो अपने विंग से दूर होने का डर है। वो बिल्कुल भी अपने विंग से दूर होना नहीं चाहता है। उसने अपने विंग से वादा किया है कि वो सुरक्षित वापस आएगा, वो अपने आप को मरने नहीं देगा, उसने वादा किया है और वांगजी अपने वादे को ज़रूर निभाएगा। आज एक पल के लिए वांगजी को ऐसा महसूस हुआ कि वो अपने वादे को नहीं निभा पाएगा। दूसरी तरफ हमें गुसू का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग इंतज़ार कर रहा था कि कब वांगजी पत्र भेजेगा। वांगजी ने कल बटरफ्लाई मैसेज भेजा था अंकल को और विंग को। विंग का मैसेज विंग के पास आया था और अंकल का अंकल के पास गया था। वहाँ पर वांगजी ने कहा था कि वो सुरक्षित पहुँच गया है और वो अभी अपने काम में है। और वांगजी ने यह भी कहा था कि विंग अपना ध्यान रखे और वांगजी को अगर समय मिला तो वांगजी अक्सर विंग को ये पत्र भेजेगा। अभी विंग सोच रहा था, क्या लंजा को आज समय मिलेगा मुझे पत्र भेजने का? वो तो वहाँ पर काम कर रहा है, वो वहाँ पर लड़ाई कर रहा है, उससे कैसे समय मिलेगा? मैं भी बुद्धू हूँ, लेकिन अगर उसे थोड़ा सा समय मिले तो क्या वो मुझे उस समय में पत्र भेजेगा? यही सब विंग सोच रहा था। और तियान तियान, माओ माओ, लिटिल एप्पल, ये तीनों खेल रहे थे। ये तीनों बेड पर खेल रहे थे। डिनर खत्म होने के बाद अंकल और शिजनगा अपने अपने क्वार्टर में चले गए थे और विंग अभी बेड पर लेटा हुआ ये सब कुछ सोच रहा था। तभी लिटिल एप्पल विंग के चेस्ट के ऊपर आके बैठ गया था और विंग को देख रहा था। विंग ने लिटिल एप्पल के सर पर अपना हाथ रखा और बोला, लिटिल एप्पल, क्या तुम भी मिस कर रहे हो लिटिल हंगवांजुन? तुम भी बड़े हंगवांजुन को मिस कर रहे हो, है ना? लिटिल एप्पल ने बस अपना फेस ना घुमा लिया। लिटिल एप्पल का एक्सप्रेशन देखकर विंग हंस पड़ा था। विंग हंसते हुए कहता है, ओ लिटिल एप्पल, तुम कितने बुरे हो, क्या तुम्हें लंजा का बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है? लिटिल एप्पल जैसे कि विंग की बात को समझ रहा था, उसने अपना सरनामे हिला दिया विंग के सामने। विंग ने कहा, क्या 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 तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो लिटिल एप्पल? जैसे ही ये कहा विंग ने, तियान तियान और माओ माओ रुक गए थे। वो दोनों तो विंग और लिटिल एप्पल को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन ये बात सुनकर वो दोनों रुक गए थे और वो दोनों भी लिटिल एप्पल को देखने लग गए थे। लिटिल एप्पल जो कि अपने फेस को ना अपने हाथों से रब कर रहा था बार बार, वो विंग के बातों को इग्नोर कर रहा था। विंग बार बार लिटिल एप्पल को पूछ रहा था। उसने लिटिल एप्पल को अपनी बाहों में ले लिया था और वो उठकर बैठ गया था। फिर वो कहता है, बताओ ना लिटिल एप्पल, क्या तुम मेरे बातों को समझ पा रहे हो? लंजा ठीक तो होगा ना? यही सब कुछ विंग बड़बड़ाए जा रहा था और लिटिल एप्पल बस इग्नोर कर रहा था। बाकी दोनों तियान तियान और माओ माओ वो दोनों भी फिर से खेलने लग गए थे। तभी एक बटरफ्लाई जो कि जंगशे के अंदर चला आया था, उस बटरफ्लाई को देखते ही विंग ने लिटिल एप्पल को अपने हाथों से छोड़ दिया था और वो लिटिल एप्पल बेचारा एकदम बेड पर धड़ाम से गिर गया था। वो लिटिल एप्पल वैसे ही बेड पर सोए हुए उस बटरफ्लाई को देख रहा था गुस्से से। वो बटरफ्लाई जैसे ही विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, विंग के हाथों के ऊपर आके बैठ गया था। इस बटरफ्लाई मैसेज को पढ़ना नहीं होता है, मतलब इसमें वांगजी का आवाज़ सुनाई देता है। वांगजी के बोल ये बटरफ्लाई कैद करके लेकर आता है। ये लैन क्लैन का सदियों पुराना टेक्निक है।
अंकल ने सिखाया था कि इस बटरफ्लाई जो मैसेज है ना, इसको कैसे ओपन किया जाता है, कैसे सुना जाता है कि क्या है इसके अंदर। तो विंग ने उसी तरीके से इस मैसेज को ओपन किया। वहाँ पर वांग जी ने कहा था, विंग मैं ठीक हूँ, मेरे लिए ज़्यादा चिंता मत करना और ना ही उदास होना। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हें उदास देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, और जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं खुद को हार्म पहुंचने नहीं दूंगा, तो मेरा भरोसा करो, मैं अपने वादे को ज़रूर निभाऊंगा। प्लीज़ बाओबे, मेरे लिए ज़्यादा चिंता मत करना और अपना ध्यान रखना। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यही था, यहीं पर पत्र ख़त्म हो गया था, लेकिन यही काफ़ी था विंग के लिए, यही बहुत था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने अपने आंसुओं को पोंछा और बोला, हाँ लंजा, मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कल विंग का सपना वाला एपिसोड है, तो मिस मत करना। बाय बाय।